होली का दिन है, थोड़ा सा बाहरी आवाज़ डीजे का भी आ रहा है, तो उससे थोड़ा सा चिंतित नहीं होंगे। चलिए हम फोकस करते हैं, अपने पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। देखिए मैंने ऑलरेडी लिख रखा है क्लास 10th की, हम पढ़ने वाले हैं आज आवेश चार्ज के बारे में। इसका मात्रक इसे हम प्रेजेंट करते हैं क्यू से, कभी कभी कैपिटल क्यू से भी प्रेजेंट किया जाता है, और इसका मात्रक होता है कुलाम, और कुलाम को इंग्लिश में ये लिखते हैं, और कुलाम को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और कुलाम बराबर यानी क्यू बराबर एन गुणे ई होता है, एन गुणे ई यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज, आवेश। यानी कि किसी परिपथ में आवेशों की संख्या ही उस परिपथ की किसी परिपथ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आवेश कहलाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं Q बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई। यहाँ पे देख सकते हैं ई जहाँ पे 1.6 × 10⁻⁻⁻⁻⁹ कुलाम है, और n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ओके, तो यहाँ पे एक बात समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन यानी कि आपको इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी आया कहाँ से? तो इलेक्ट्रिसिटी बेटा आया है आपके इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करने का काम, यानी सोच के देखो कि कैसे तार में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कैसे होती है। तो एक बात समझ लेना, जब हम किसी तार में यानी किसी चालक में, चालक उसी को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात उसमें बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो बेसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे वो त्यागना चाहता है, वही हमारा क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। धातुओं में ही धारा प्रवाहित होती है कि नहीं? आवेशों की प्रवाह उसी में होगी जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। अर्थात समझना, एक तार है और तार में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो उसको जब ऊर्जा दोगे इलेक्ट्रॉन दौड़ते हुए पास आएगा, कहेगा हाँ दे दो, और लेकर कुट चला जाएगा। कौन लेके जाएगा? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें धातु कहते हैं। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रिसिटी हमेशा उसी में प्रवाहित होती है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात धातुओं में होती है। धातुओं में ही इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है, क्योंकि धातुओं में ही फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप देख सकते हो जैसे सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं? 1। 9th में क्लास 9 में पढ़े, हर एक तत्व अपनी अस्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन को डिजर्व करता है, तो बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसके अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉन है वही फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन को वो धातु त्यागना चाहता है, अर्थात उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने की क्षमता रखते हैं। आई बात समझ में? तो अर्थात जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वही आपको इलेक्ट्रिसिटी को यानी एनर्जी को कैरी कर पाएंगे। बात समझना, जैसे कि आप एक स्ट्रक्चर में बना के रखा हूं, जैसे यहाँ पे देखिए आपको ऐसे ऐसे टंगा पड़ा है। मान लेते हैं यदि हम इसको थोड़ा सा धक्का दें तो ये इसको ऊर्जा ट्रांसफर करेगा, ये इसको सब लोग को ऊर्जा ट्रांसफर करते हुए आगे बढ़ेगी। समझिएगा जरा से, ऐसे लाइन से, हमारे लाइन से सब कोई खड़ा रहे, हमारे बगल में ये, यहाँ बगल में ये, कोई धक्का मारा इधर से, तो हम इधर, ये इधर और मेरे वाला इधर, तो क्या होगा? हम अपने ही स्थान पे, लेकिन जो धक्का लगा किनारे से वो आगे तक गया। भीड़ में क्या होता है? कोई धक्का दिया तो उसको सबको धक्का देता चला जाता है कि नहीं? तो हम वहीं पे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो जाती है। कौन करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन, अर्थात इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन का बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश, विद्युत धारा की बात करें तो जैसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, फ्लोइंग रेट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फ्लोइंग रेट यानी आवेश प्रवाह की समय दर, ठीक है? फ्लोइंग रेट ऑफ चार्ज मतलब आवेश की प्रवाह की समय दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, I बराबर Q अपन T, इसको हम I से प्रेजेंट करते हैं, इसका मात्रक एम्पियर होता है, और एम्पियर को हम A से प्रेजेंट करते हैं। जरा समझना, यदि हम यहाँ पे कह दें कि T बराबर भैया 1 सेकेंड हो जाए तो I बराबर क्या हो जाएगा? Q, अर्थात दूसरी परिभाषा आप कह सकते हो 1 सेकेंड में बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस परिपथ की आवेश का विद्युत धारा कहलाती है। समझिएगा जरा सा, यदि किसी परिपथ की बात करते हैं, मान लेते हैं कि यह एक परिपथ है, और इस परिपथ में यहाँ पे हम एक बैटरी लगा देते हैं, प्लस वाला और यहाँ पे माइनस वाला, यानी कि इसमें यदि 1 सेकंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या Q हो, आवेश Q हो, तो 1 सेकंड में बहने वाली आवेश ही उस परिपथ की विद्युत धारा कहलाती है। जरा समझिएगा कि कितने होने चाहिए, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में किसी बिंदु पर, जैसे समझो मैं इसे मिटा देता हूँ, आप इसे नोट करना चाहो जल्दी नोट कर लो, जल्दी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। जरा समझिएगा, बहुत खूबसूरत तरीके से एक चीज समझाता हूँ। क्या गाना चल रहा है? नहीं,
चलिए देखिए, यहाँ पे एक कोई हम बना देते हैं परिपथ, यहाँ पे एक परिपथ बना देते हैं और यहाँ पे हम लगा देते हैं इसमें माइनस और ये लगा देते हैं प्लस। अब जरा समझेगा, यहाँ पे प्लस, यदि हम इस पॉइंट पे देख सके एमीटर लगा करके, एमीटर क्या होता है भैया ये भी जान लो, एमीटर क्या होता है, एमीटर जो एम्पियर मापता है, एम्पियर मापता है, एम्पियर यानी कि धारा मापता हो, एम्पियर, एम्पियर क्या भैया, विद्युत धारा, विद्युत धारा का ये मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है, किसका, विद्युत धारा का मात्रक होता है। जरा समझना बहुत अच्छे से, एक एक चीज को एकदम तोड़ तोड़ के समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। अब विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, अर्थात यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे हमने एम्पियर मीटर लगाया और यहाँ पे खड़ा होकर के चुपचाप देख रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पे 1 सेकंड में बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। जरा समझना, Q बराबर N है, Q बराबर N। अब जरा मान रखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी 1 कूलम आवेश प्रवाहित करने के लिए, अर्थात में करें कि यहाँ के 1 सेकंड में मान लेते हैं कि 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता हो, अर्थात कितने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में गुजरते होंगे ये समझना है। 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन यदि गुजरेंगे इस पॉइंट से तो हम कह देंगे कि 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। जरा समझिएगा, यानी कि 1 कूलम, Q के स्थान पे 1 रख दें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको याद करना और इसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब जरा समझिएगा, इस वैल्यू को इधर लेके आएंगे तो n बराबर क्या होगा, 1/1.6 × 10⁻19 होगा। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻19, ठीक है। इसमें से ऊपर नीचे आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, 10/16 हो जाएगा, 10/16 × 10⁻19 हो जाएगा। इसमें से एक जीरो और इसको दे दो तो यहाँ पे 18 हो जाएगा और यहाँ पे 100 हो जाएगा। 16 पच्चे 80, 16 छक्के 96, 16 छक्के 96, दशमलव लगाओ 4 बचेगा, ठीक है, दशमलव लगाओगे 4 बचेगा, वो 40 हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा, 16 पच्चे 80 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, यानी कि 1 सेकंड में 6.25 × 10⁻18 कूलम यदि यहाँ से गुजर जाता हो, 1 सेकंड के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन गुजर जाते हो। इलेक्ट्रॉन्स टाइम नहीं बताते हैं, जरा समझना, इतने इलेक्ट्रॉनों द्वारा ऊर्जा ट्रांसफर की जाती हो, करे 1 सेकंड में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हो, तो हम कह सकते हैं इस परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी, 1 एम्पियर होगी। बात समझना, जरा सा समझो, नहीं समझ में आया फिर से रिवर्स करो वीडियो, फिर समझो, मैं बस समझाना क्या चाहता हूँ, फिर से देख लेना एक बार। यानी कह रहे हैं कि 1 सेकंड में यदि 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, अर्थात 1 सेकंड में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन बह जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह, इलेक्ट्रॉन यानी किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, वास्तव में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है, वास्तव में प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉनों द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है। जरा समझो इस बात को। आगे चलते हैं, आप जो नोट करना चाहो इसमें नोट कर सकते हो, हम आगे पढ़ाते हैं, आगे देखते हैं। थोड़ी अब गर्मी आ गई है, होली का दिन है, बच्चे होली आप सबको मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई हो होली का आप सभी बच्चों को, ठीक है। लेकिन आपके सर पे एग्जाम है तो जरा रिवाइज भी करते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। आगे चलते हैं, विभवांतर अगला टॉपिक है। विभवांतर क्या परिभाषा लिखेंगे, कैसे समझेंगे इसको, विभवांतर जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा वोल्टेज। जरा समझ लेना, फील कर लेना, फिजिक्स को फील करना बहुत जरूरी है। देखो फिजिक्स में फ से फिजिक्स, फ से फील करना, यदि फिजिक्स को आप महसूस नहीं करते हो तो समझ लो फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो। जरा समझना वोल्टेज क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, जरा समझिएगा। इसको भी हम समझाएंगे एक बिल्कुल आसान सा परिभाषा लेकर के। क्लास 10th की परिभाषा है बेटा ये इस बात को बड़े अच्छे से याद रखना, और भी आगे जब पढ़ोगे आप 12th वाला पोर्शन पढ़ाएंगे तो उसमें आप देखोगे कि परिभाषा में थोड़ी सी चेंजिंग नज़र आएगी, थोड़ी सी बेहतर तरीके से होगा और थोड़ा सा और कुछ अंदर एड मॉडिफाई होगा। लेकिन यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं हम लोग थोड़ा सा छोटा होगा, है ना। विभवांतर होता क्या, वोल्टेज इसको प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले जान लो V से, इसका मात्रक होता है बेटा वोल्ट, ठीक है। और वोल्ट को भी हम V से ही प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसे वोल्टेज कहते हैं। आप वोल्टेज के बारे में समझे होंगे, जानते होंगे यार 220 वोल्ट की लाइट आती है, आप एक फैन लेके आते हो, कहते हो उस पर 220 वोल्ट रखा है। आप ये मोबाइल का चार्जर लगे उस पर लिखा रहेगा कि 18 वोल्ट रखा है। मतलब वोल्ट क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है ना। अब उस समझना जरा सा, आज वोल्ट के बारे में हम समझते हैं। सर समझो, 1 कूलम आवेश को जरा समझो यहाँ पे प्लस कर लो,
हमेशा प्लस से धारा बहना शुरू करेगी और माइनस की तरफ निकलेगी, यानी धारा हमेशा ऐसे बहती है, हमेशा धारा ऐसे बहती है। जरा समझ लो, मान लेते हैं कि एक कूलम आवेश, कितना, एक कूलम आवेश, एक कूलम आवेश को एक बिंदु ए से दूसरे बिंदु बी तक लेके जाने में किया गया वर्क डन, समझ में आ रहा है, वर्क डन, जो कार्य किया जाता है यही वर्क डन ही वोल्ट कहलाता है, वोल्टेज कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। परिभाषा फिर से समझना, यानी एक कूलम आवेश को एक बिंदु ए से दूसरे बिंदु बी तक लेके जाने में किए गए वर्क डन को ही हम क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। कहाँ का विभवांतर, इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। समझ में आ रही बात, यानी कि समझना, एक कूलम आवेश को झोरा में भरा और लेकर के एक बिंदु ए से कुट 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 कहाँ चला गया, बिंदु बी तक चला गया, तो उस समय किया गया कार्य ही, मतलब लेके जाने में किया गया कार्य ही उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर परिभाषा है, इससे सुंदर परिभाषा हो ही नहीं सकता कोई। फिर से समझ लो एक बार करा क्या कि एक कूलम आवेश को एक बिंदु ए से दूसरे बिंदु बी तक लेके जाने में किया गया कार्य ही, ये जो कार्य है यही कहलाता है क्या, वोल्टेज। क्या कहलाता है, वोल्टेज कहलाता है, यानी कि विभवांतर कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। जरा समझो, बहुत कुछ फील कराते हैं, समझो। जैसे हमारे फ्रिज के पास एक स्टेबलाइजर रखा है और उसमें लिखता है 90 वोल्ट, 100 वोल्ट, अर्थात वो क्या बता रहा है, देखिए दोनों टर्मिनल, यानी फ्रिज जो है आपका, ये आपका फ्रिज हो गया, ये समझो जरा सा, ये आपका मैंने फ्रिज बना दिया, ये आपके घर के फ्रिज हो गए, और फ्रिज के अंदर ऊपर यहाँ पे स्टेबलाइजर आपका लगा दिया, यहाँ पे स्टेबलाइजर लगा दिया, यहाँ पे स्टेबलाइजर लगा दिया, और स्टेबलाइजर में ऐसे दो टर्मिनल होंगे जो इस फ्रिज के अंदर गए होंगे, अर्थात किसी भी टर्मिनल में दो तार होते हैं, देखना जरा सा, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, घूम फिर के ये दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। तो यहाँ से इस टर्मिनल से ए से एक टर्मिनल बी तक एक कूलम आवेश को लेकर के जाया जाता है, और लेके आने तक किया गया कार्य ही इन दो बिंदुओं के बीच का, यानी कि इन दो बिंदुओं के बीच का मतलब क्या, इस स्टेबलाइजर से दो टर्मिनल गुजरा था और दोनों टर्मिनल फ्रिज में जाके घुस गया था और यहाँ से वर्क किया था और जा करके पुनः इसी यहाँ से निकला ऐसे और यहाँ वर्क किया और पुनः उसी में जाकर के घुस गया। समझो जरा सा, यानी कि दोनों टर्मिनलों के बीच में, यानी दो टर्मिनल जो बोर्ड में खोसे जाते हैं, दोनों टर्मिनलों के बीच में, यानी यहाँ से धारा निकली एक कूलम आवेश और गया पूरा वर्क किया, वर्क करके फिर से इसी पॉइंट पर आ गया। इन दोनों टर्मिनलों के बीच में जो विभव में अंतर हो रहा है, अर्थात एक कूलम आवेश को लेकर के ऐसे कैरी करके इधर तक आने में किया गया कार्य, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाएगा, अर्थात इस फ्रिज का वोल्टेज कहलाएगा। जरा समझो, फ्रिज के एक टर्मिनल से निकला, वर्क किया और फिर से दूसरे टर्मिनल में आ गया, अर्थात ये पूरे फ्रिज का वोल्ट है। समझ में आ रहा है, ऐसे टीवी के किनारे स्टेबलाइजर लगा, यानी कि एक टर्मिनल में निकला और जाकर के वर्क किया और फिर से दूसरे टर्मिनल प्लस वाले से निकला, माइनस वाले में जाके घुस गया, तो फिर दोनों टर्मिनलों के बीच, यानी उस टीवी में कितनी वोल्टेज की जरूरत हो रही है वो हो गया, है ना। अपने घर के किनारे, बिल्कुल किनारे पे जो हमारा मेन स्टेबलाइजर लगा, वहाँ पे लिख रहा है 220 वोल्ट, यानी घर की पूरी सप्लाई। जरा समझना, प्लस वाले से माइनस वाला दोनों टच हुआ, प्लस वाले से धारा निकली, पूरे घर में घूमी और आकर के माइनस वाले पे पहुंच गए। लेकर एक कूलम आवेश जो निकल रही है वह एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके आने में किया गया कार्य उन दोनों टर्मिनलों के बीच का विभवांतर हो जाता है। समझ में आ रही है बात। आगे चलते हैं। तो मुझे लगता है कि फील आ गया होगा ये, बिल्कुल इसको वोल्टेज यानी वोल्ट को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका मात्रक होता है वोल्ट। अगर समझिएगा फार्मूला क्या होगा, B बराबर वर्क डन अपन Q, यानी एक कूलम आवेश को, यानी Q बराबर यदि एक कूलम हो जाए तो V बराबर W हो जाएगा, अर्थात एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में किया गया वर्क ही उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाएगा। गर्मी हो जा रहा है, बिल्कुल। अब बच्चों आप लोग भी बड़ा ध्यान से पढ़ना है, मज़ा आ जाएगा एक एक चीज़ों को, ठीक है। एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में किया गया वर्क ही इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है, याद रखना है बात, ठीक है। यदि इसका मात्रक और भी डिफाइन करें तो वर्क का मात्रक होता है बेटा जूल, और इसका मात्रक होता है कूलम, यानी कि कूलम प्रति जूल को भी हम क्या कह सकते हैं,
कूलाम प्रति जूल को भी विभवांतर कह सकते हैं, यानी वोल्ट कह सकते हैं। यानी 1 वोल्ट बराबर क्या होता है बेटा? 1 वोल्ट बराबर क्या होता है समझ लो। 1 वोल्ट बराबर होता है एक कूलाम, सॉरी जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम है ना। 1 जूल बटे 1 कूलाम, 1 जूल बटे 1 कूलाम, अर्थात किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में किया गया कार्य 1 जूल है, तो उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है। फील करा देंगे, एक एक चीज को फील करा देंगे। नहीं समझ में आया रिवर्स जाओ, फिर से पढ़ो, समझो। फिर अब आते हैं ओम के नियम पे। ओम के नियम पे आते हैं, नोट कर लो आप लोग, नोट कर लिया? अब ओम के नियम पे आते हैं। बहुत ही सुंदर परिभाषा ओम का, पूरी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी अभी कुछ ही क्षण में। तेज नहीं चल रहा है हम, बिल्कुल नहीं तेज चल रहा है, चीज़ों को बहुत बार बोल देते हैं हम ना, बहुत तेज़ी से। चलो समझो, मैं अभी भी थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ ना, रिवाइज करो, क्योंकि जितनी बार पढ़ो बोर नहीं होगा, कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट ले पाओगे, है ना। हमारे वीडियो से कम टाइम में, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है ना। कम टाइम में आप पूरी की पूरी कंटेंट लेके पाओगे, ले जा पाओगे बहुत सुंदर तरीके से, है ना। तो चलिए समझते हैं ओम का नियम। कहाँ कहते हैं भैया ओम? ओम का नियम, है ना, ओम्स लॉ। चलते हैं ओम का नियम, नियम, ओम्स लॉ। ओम ने क्या कहा? ओम, कौन से ओम? ये शंकर जी वाले ओम, ठे वाले, ये वाले ना, इस वाले की बात नहीं कर रहे हैं हम, इस ओम की बात करेंगे। ये ओम था, है ना, ये ओम था। ओम का नियम। ओम कहते हैं किसी परिपथ में, ये हमारा परिपथ बन गया कोई भी, ये जानते हैं क्या है, सब परिपथ है, और परिपथ में हम सारी चीज़ें भी समझा देंगे। ये जो बना रहे हैं इन सब के बारे में ओम भैया ने बताया है। ओम भैया के कथन को हम आज पढ़ने वाले हैं दीपक सर के क्लास में। बहुत अच्छे तरीके से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। बहुत सारे आपको ऐसे अमेजिंग वीडियो मिलेंगे जिसमें कम टाइम में ही ज़्यादा कंटेंट आपको कवर किया जाएगा। समझना जरा सा। कहते हैं किसी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, किसके भौतिक अवस्था में? परिपथ के। देखो लोहे का आपने परिपथ लिया, एक परिपथ लिया, कैसे यहाँ पे बोर्ड है, और बोर्ड में से यहाँ पे लिया हमने एक तार लिया और यहाँ से एक बल्ब लगाया, यहाँ पे बल्ब लगाया, बल्ब में से 2 तार निकला, बोर्ड में घुस दिया, ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन परिपथ के काम करने के दौरान उसके अंदर कोई परिवर्तन ना हो, अर्थात उसके बीच बीच में ठंडा करो, गर्म करो, है ना, टेम्परेचर बदले, जहाँ पे रखे हो वहाँ पे दिन में धूप हो रहा है, रात में ठंडी पड़ रहा है, मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा परिवर्तन ना हो, कोई भौतिक परिवर्तन ना हो। सिंपल सी बात समझना, कोई भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो। यदि किसी परिपथ के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो इसके सिरे पर लगाया गया विभवांतर बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। कुछ नई बात नहीं बताया ओम भैया ने, कुछ नई बात नहीं बताया, बस उसी बात को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोल दिया था। उन्होंने क्या बोला, यदि किसी बैटरी को मान लेते हैं, एक बैटरी है, मोबाइल की बैटरी है, यहाँ पे लगा दिया, कुछ लगा दिया, और इसमें तार लेकर आए, बल्ब लगा दिया। तो समझो जरा सा, ये बैटरी और ये बल्ब और इसमें लगा हुआ है, तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सिरे पे लगा के विभवांतर यानी बैटरी यानी कि वोल्टेज, है ना, सिरे पर लगाया गया वोल्टेज धारा के अनुक्रमानुपाती। अर्थात भाई सिंपल सी बात है, जैसन बैटरी लगेब वैसे धारा वही ना, हाँ, जौने क्षमता की बैटरी लगी वही क्षमता का धारा वही बात है, और कुछ नहीं कहा भैया। जितना ताकतवर बैटरी लगाओगे उतनी ताकतवर इसमें धारा बहेगी, यानी कि सिरे पर लगाया गया विभवांतर बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, भी अनुक्रमानुपाती आई। बस यही था ओम का नियम, बस इतना था। कहा क्या, किसी परिपथ के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो सिरे पर लगाया गया विभवांतर बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। बस इतना लिख देना और आपको मिल जाएगा। कितना नंबर? अरे 4-5 नंबर, कोई रोक ही नहीं पाएगा, इतना मिलना ही मिलना है। अच्छा, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जिसे हम कहते हैं आर। आर एक नियतांक है यानी कांस्टेंट वैल्यू है। जरा समझो आर के बारे में, ये क्या है? कांस्टेंट है जिसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं।
रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस हिंदी में इसको प्रतिरोध बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। इसका नाम ही है प्रतिरोध। जो धारा का विरोध, जो धारा का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है। बड़ा समझना है ना। आर क्या है? नियतांक है। कैसा नियतांक? जो धारा का विरोध करता है। कैसे? जरा समझो। V = I × R है। आर को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? V/R I है ना। तो यहाँ पे देखो, जैसे जैसे R बढ़ेगा I घटेगा, यदि R घटेगा तो I बढ़ेगा। सिंपल है। इस चीज़ को मैं अभी डिफाइन करूँगा और सीधे हेडिंग डालते हैं, हेडिंग लगाते हैं प्रतिरोध, और प्रतिरोध के बारे में समझते हैं। प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध को कैसे संयोजित किया जाता है, प्रतिरोध से संबंधित बहुत सारी बातें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी नोट करो ओम के नियम को, ओम के नियम को ज़्यादा नोट कर लेना, इस चिन्ह के बारे में समझ लेना। इसे ओम पढ़ते हैं हम फिजिक्स में, ठीक है। मिटा दें और अपना अगली हेडिंग लगाते हैं प्रतिरोध। ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। एक बार और परिभाषा बोल देते हैं। यदि भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो सिरे पर लगाया गया विभवांतर उनके बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। बस अच्छा समझते हैं। आगे कहते हैं प्रतिरोध, हेडिंग लगाएंगे प्रतिरोध। तो आप जैसा कि पहले भी जान चुके हो, प्रतिरोध को हम प्रेजेंट करते हैं आर से। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है ना। कुछ भी हो, थोड़ा सा इंग्लिश में कोई गड़बड़ी हो जाए तो जरा माफ़ करना बेटा, वैसे सही लिखता हूँ ज़्यादातर। प्रतिरोध आर से प्रेजेंट करेंगे जो धारा का विरोध करता है, धारा का विरोधी है ना। धारा का विरोध, धारा का विरोध करने वाला क्या कहलाता है? प्रतिरोधी। धारा का विरोधी, बस सिंपल सी बात करना। जो धारा का विरोधी है, जो धारा का विरोध करता है, यानी परिपथ में बने वाली धारा का विरोध करता है, उसे हम प्रतिरोध करते हैं। यानी एक कहाँ से आता है प्रतिरोध? ये लोग आते कहाँ से, जरा समझना, ठीक है। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस हमने लगा दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगा दिया। ये है कौन? जरा समझना, ये है कौन? ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। समझो जरा सा, यदि यहाँ पे हमने बैटरी लगा दिया, वोल्टेज लगा दिया, इसमें से धारा प्रवाहित करना शुरू किया, तो यहाँ पे एक आपका बल्ब है। ये क्या है? एक बल्ब है। और यहाँ पे एक फैन है। तो ये क्या करेगा? धारा का विरोध नहीं करेगा। क्या ये अवरोध उत्पन्न नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। ये अवरोध उत्पन्न कर रहा है। बीच में कह रहा है भैया रुको थोड़ा सा हमको चाहिए, और फैन कह रहा है भैया रुको थोड़ा सा हमको भी चाहिए, है ना। तो ये क्या कर रहा है? जो धारा का विरोध करता है, जो धारा का, अपनी विद्युत धारा का विरोध करता है, वही क्या कहलाता है? प्रतिरोध। ये रेजिस्टेंस नंबर 1 है, ये रेजिस्टेंस नंबर 2 है, यही प्रतिरोध है। समझ में आ रहा है? केवल प्रतिरोध किसी इंस्ट्रूमेंट पर निर्भर नहीं करता है। प्रतिरोध निर्भर करता है आपके तार की लंबाई पर। देखिएगा, प्रतिरोध की निर्भरता लिख देते हैं। प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता किसके किस पे निर्भर करता है? प्रतिरोध पहला है तार की लंबाई पर, तार की लंबाई पर। दूसरा तार की मोटाई पर, मोटाई पर भी निर्भर करता है। तीसरा तार की ताप पर, तार के ताप पर। और चौथा पदार्थ पर। समझिए जरा, तार की लंबाई पे कैसे निर्भर करता है? तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। जरा समझता है। पहला वाला पॉइंट लिखते हैं, तार की लंबाई पर, लेंथ पर। तो ये कहता है एल पर निर्भर करता है। एल पर कैसे निर्भर करता है? कहता है कि प्रतिरोध अनुक्रमानुपाते एल होता है। यानी तार जितना लंबा लोगे, तार जितना ज़्यादा लंबा लोगे, प्रतिरोध उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। जरा समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर एक बैटरी है, एक छोटी सी बैटरी है, हमने बैटरी बना दिया। यहाँ पे 2 इसके टर्मिनल हैं। यहाँ पे तुरंत यहीं पे बल्ब लगा दिए तो ये चकाक से जलेगा खूब खतरनाक तरीके से। लेकिन इसी बैटरी में हम कहते हैं नहीं भैया ऐसे नहीं करेंगे, हम इसी बैटरी को, इसी क्षमता की दूसरी बैटरी लेते हैं और उस बैटरी में दोनों टर्मिनलों में बड़ा सा तार यूज करते हैं, बहुत बड़ा सा तार यूज करते हैं, इतना बड़ा सा तार यूज करते हैं, डबल तार हम यूज करते हैं और यहाँ पे लगाते हैं बल्ब को। ये थोड़ा डीम जलेगा। होगा क्या, जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ेगी यानी तार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जरा देखो अनुक्रमानुपाती, तार की लंबाई बढ़ेगी तो आर बढ़ेगी और जब आर बढ़ेगा तो आई घटेगा, क्योंकि भाई आर क्या है, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है ना, तो धारा का विरोध करेगा। तो जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे आर बढ़ता जाएगा। दूसरी बात है तार की मोटाई पर। मान लेते हैं यह एक तार है, यह एक तार है और तार की कुछ ना कुछ मोटाई होगी, है ना। ये तार की मोटाई है, यही है ना तार की, जिसे हम एरिया कह सकते हैं। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए से प्रेजेंट कर सकते हैं, बड़ा सा लिख देते हैं, ए से प्रेजेंट करेंगे, ए से एरिया।
अरे क्रॉस सेक्शनल एरिया मान ले सकते हैं, ये तार है, ये आपका तार है, ये तार है, तो तार में ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। कर क्रॉस सेक्शनल एरिया के अनुकर्मानुपाती नहीं व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/a होता है। यानी जैसे जैसे तार की मोटाई बढ़ती चली जाए उससे वैसे आर घटता चला जाता है। यानी मोटाई बढ़ाओ आर घटाओ, मोटाई बढ़ाओ आर घटाओ, सिंपल है। देखो और तीसरा है तार के ताप पर, यानी तार अनुकर्मानुपाती होता है भैया ताप के। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा आर बढ़ेगा, जैसे जैसे ताप बढ़ेगा आर बढ़ेगा। और चौथा है पदार्थ पर। तो पदार्थ पर समझना, पदार्थ पे क्या है, पदार्थ पे अलग अलग पदार्थ है तो अलग अलग होगा। जैसे सोना है तो बहुत तेज उसमें धारा बहती है, यानी बहुत धारा तेज बहती है, यानी आर उसमें बहुत कम होता होगा। किसी ऐसे जैसे लकड़ी की बात करो, प्लास्टिक रबड़ ये सब की बात करोगे, फाइबर वगैरह की बात करो, उसमें धारा बहती नहीं है, उसमें आर बहुत ही ज़्यादा होता है। आर बहुत ज़्यादा होगा तो धारा बहवे ही नहीं करेगा, है ना, अनलिमिटेड आर होता है, ऐसे समझ लो। यानी कि अलग अलग पदार्थ पे अलग अलग प्रतिरोध होता है। तो जरा समझना, तार के लंबाई के अनुकर्मानुपाती होती है, उसकी मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भाई ताप और पदार्थ की बात अलग हो जाती है। तो जरा नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित हम विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में पढ़ते हैं। जरा समझो, हाँ नोट कर लो, नोट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट था ये, जो चीज़ें थी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जो अभी अभी पढ़ाया हूँ। इन चीज़ों को धारा का किस पे निर्भर करता है, ये हो गया, रेजिस्टेंस होता है क्या, ये भी हो गया। अब इन दोनों फार्मूले को, यानी कि आर अनुकर्मानुपाती होता है एल के और आर अनुकर्मानुपाती 1/a के, इन दोनों को एक साथ मिला दें तो लिख सकते हैं आर अनुकर्मानुपाती L/a। अनुकर्मानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जिसे कहते हैं रो L/a, यानी कि यहाँ पे रो जो है ये एक नियतांक है जिसे हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। बहुत सिंपल है, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। इसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं जिसे हम रो से प्रेजेंट करते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा, रो कहते हैं, रो। अरे वही रोने वाला रो, है ना। तो ये आप एक परिभाषा याद रखना, आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है रो L/a। यहाँ से रो की वैल्यू निकालें तो रो की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, RA/L हो जाएगा, RA/L। अरे ए को इधर भेज दिया तो क्या हो गया, RA/L हो गया, RA/L। यदि हम ऐसा कहें कि यदि A बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो जाए और L बराबर 1 मीटर हो जाए, ठीक है, तो रो बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखोगे, यहाँ पे 1 रखोगे तो रो बराबर R हो जाएगा। यानी हम विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा की बात करें तो क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या होगी, जरा समझना। विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करें तो क्या होगा परिभाषा, जरा समझना। 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले 1 मीटर लंबे तार में उत्पन्न, एक हमने तार ले लिया, ठीक है, एक तार ले लिया जिसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A बराबर कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है, और इसकी लंबाई जो ले रहे हैं L बराबर 1 मीटर का ले रहे हैं, तब इसमें जो आपका प्रतिरोध उत्पन्न होगा वही हमारा विशिष्ट प्रतिरोध रो कहलाएगा। अर्थात समझिएगा, 1 मीटर लंबे 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले, यानी जो तार ले रहा है 1 मीटर स्क्वायर, मोटा तार हो जा रहा है, 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले 1 मीटर लंबे तार में उत्पन्न प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। यही से निकल के आ रहा है, देखो आर अनुकर्मानुपाती L, आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a, ठीक है। तो आर अनुकर्मानुपाती हो जाएगा L/a, जब अनुकर्मानुपात का चिन्ह हटाए तो हमारा रो आ गया, आर बराबर रो L/a हो जाएगा। यहाँ पे रो बराबर क्या हो जाएगा, RA/L हो जाएगा। यदि A बराबर हम 1 मीटर स्क्वायर ले रहे हैं, L बराबर 1 मीटर ले रहे हैं, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू रो हो जा रहा है। अर्थात यहाँ पे हम ये कह सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले 1 मीटर लंबे तार में उत्पन्न प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। सिंपल है, बहुत सिंपल है, इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता है। अब अगली जो टॉपिक आएगी वो आएगी प्रतिरोध की संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। तो ये लास्ट टॉपिक हो सकता है, प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से होता है और कैसे होता है, उससे संबंधित फार्मूला क्या है, और उस पे बेसिस पे सवाल कितने आते हैं और किस प्रकार से आते हैं। कुछ सवाल भी हैं जिसे हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके लिए आप सेकंड वीडियो में आओगे। 2 वीडियो में पूरी चैप्टर कंप्लीट हो जानी है। पहली चैप्टर आपकी कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी चैप्टर के लिए आप दूसरे वीडियो में आ जाओ। बाय बाय बाय।